भगवान राम का मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। मुलायम सिंह यादव बड़ा एक मैं कहूँगा कि क्रूर जैसे होता है। हमें टुंडला रेलवे स्टेशन के ऊपर अरेस्ट कर लिया राम मंदिर निर्माण के लिए। नीचे से गोली चली और ऊपर गुंबज के ऊपर वो चढ़ गए थे, वहां से उनकी लुढ़कते हुए नीचे आए। गुप्ता जी, इतना सब कुछ हुआ, मतलब जेलों में भर दिया गया, सब कुछ किया, लेकिन आप बार बार उठ के मतलब आंदोलन के लिए जाते थे। ये राम भक्ति थी या आरएसएस का जुनून देखिए, था? वो ये कहते थे भगवान राम भी काल्पनिक है और राम सेतु भी काल्पनिक है। फर्स्ट टाइम जो दिल्ली से मोदी जी आए, मेरे घर पे आए थे 1995 के अंदर। मैंने पहली बार मोबाइल जो देखा वो मोदी जी के हाथ में देखा। आज अगर मेरे पास कुछ है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण वो मोदी जी का जो उनके साथ रहना, मोदी जी से सीखना, वो भी रहा है। 1980 से मैं भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन स्थापना हुई थी उससे लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ। संघ आज जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय संगठन, सामाजिक संगठन जो है वो बनकर के उभरा है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में वो लोग आते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं पैसे वाले होते हैं या फिर किसी न किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन आज एक स्टोरी ऐसी है जहां एक व्यक्ति साधारण कार्यकर्ता से लेके मेयर बना, 2 बार एमएलए बना और उसके बाद हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष बना। आज की कहानी है ज्ञानचंद गुप्ता जी की। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आज के मेरे इस पॉडकास्ट में आपने टाइम दिया, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी कि आप कष्ट करके यहाँ पर पधारे हैं और जो आपकी जिज्ञासा है मैं कोशिश करूँगा कि उसका पूरा आपको रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू सो मच। गुप्ता जी, आपने अपनी जर्नी एक साधारण आरएसएस कार्यकर्ता के नाते शुरू की और आप फिर उसके बाद मेयर बने, एमएलए बने 2 बार और विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचे हरियाणा जैसे प्रदेश के। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? देखिए, जैसा आपने कहा कि कोई ना कोई व्यक्ति की बैकग्राउंड होती है, कोई फाइनेंशियल कोई स्ट्रांग होता है या कोई पॉलिटिकल किसी व्यक्ति की बैकग्राउंड होती, उसके फादर, उसके फोर फादर कहीं ना कहीं विधायक या कोई मंत्री रहे होते हैं। लेकिन मेरी कहानी जो है बिल्कुल उलट है कि मैंने जो राजनीति के अंदर शुरुआत की, ना तो मेरे फादर, ना कोई फोर फादर, कोई विधायक या कोई मंत्री, कोई नहीं था, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जो मुझे संस्कार मिले या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के अंदर जो मैंने सीखा, उसी को लेकर के, उन्हीं संस्कारों के बूते के ऊपर जो आपने कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता से संगठन के नाते संघ से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी में भी एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा 3 बार। अच्छा। चंडीगढ़ के मेयर के नाते मुझे अवसर मिला, 2 बार मैं वहां से पार्षद चुना गया और 2 बार पंचकूला से विधायक बना और उसके पश्चात जो विधानसभा के अध्यक्ष के नाते जो मुझे जिम्मेवारी मिली, पार्टी के चीफ विप के नाते जो जिम्मेवारी मिली, मैंने कोशिश की उसको कि अच्छे ढंग से एक यूँ कह लीजिए कि अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार अपने उसको अच्छे ढंग से मैं उसका निर्वहन कर सकूं और मैंने उसके लिए प्रयास किया और मैं इसके लिए मैं समझता हूं कि ये सब कुछ जो मुझे मिला है वो मेरे संगठन के कारण मिला है। क्योंकि मैं शुरू से मैंने कहा कि 1980 से मैं भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन स्थापना हुई थी उससे लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरा मान और सम्मान हर दिशा के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर दिया है और मैं पार्टी का बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ।
दूसरा अभी आपने कहा कि जो विधानसभा के अंदर जो आम कार्यकर्ता, आम लोग सोचते हैं कि विधानसभा की जो कार्यवाही है वो पक्ष और विपक्ष की है, लेकिन उसके साथ साथ और बड़े चैलेंजेस हैं जो विधानसभा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं जब मुझे विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली तो मेरे मन के अंदर था कि कुछ नया किया जाए। विधानसभा के अंदर आए हैं तो कुछ अलग होना चाहिए। तो एक मैंने निश्चय किया, एक संकल्प किया कि मैं विधानसभा को ई विधानसभा बनाऊंगा। अच्छा। ई विधानसभा की ओर हमने शुरुआत की और मुझे याद है कि उस समय पूरे देश के अंदर 14 विधानसभाएं ये प्रयास कर रही थी कि भी उनकी विधानसभा को ई विधानसभा किया जाए। लेकिन मुझे इस बात का संतुष्टि है कि हम तीसरे नंबर के ऊपर, हमने जो हमारी विधानसभा थी वो तीसरी विधानसभा थी कि जो ई विधानसभा बनी। और उस ई विधानसभा बनने के साथ साथ जो पिछले 60 साल का रिकॉर्ड था उसको हमने डिजिटलाइज कराया। अच्छा। सारे को कंप्यूटराइज कराया। एक क्लिक के ऊपर हम ये पता कर सकते हैं कि 1960 के अंदर या 1965 के अंदर जो विधानसभा के अंदर जो 1966 के बाद 1966 में हरियाणा की विधानसभा बनी और उसके बाद 70 में 75 में विधानसभा की कार्रवाई क्या हुई थी वो हम एक क्लिक के साथ आज हम देख सकते हैं। तो उस दृष्टि से विधानसभा के अंदर जो कार्य हुए, बहुत सारे नए चीज़ें लेकर के आए। विधानसभा के अंदर हमने शुरू किया कि अनुशासन विधानसभा के अंदर कैसे रखा जाए। वहाँ पर हमने जो अटेंडेंस थी उसको डिजिटलाइज किया। अटेंडेंस जो थी वो आपके अंगूठा लगा करके खुद प्रेजेंस होकर के, उससे पहले क्या था कि कोई कभी समय कोई आ रहा है, किसी समय आ रहा है, लेकिन हमने ये कोशिश की कि विधानसभा के अंदर हर प्रकार का अनुशासन हो। जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी समय पर आए, समय पर जाएं। और हमने एक वहाँ पर रजिस्टर भी लगाया जो आपके आने और जाने की पूरी जानकारी उस रजिस्टर के अंदर, सभी कर्मचारियों को ये था कि अगर आपने विधानसभा से छोड़ करके बाहर जाना है तो उस रजिस्टर में आप एंटर करके जाएं और जब वापस आए हैं तो फिर वहाँ आकर के एंटर करें कि मैं वापस आ गया। और जाने से पहले उसमें ये किस पर्पस के लिए मैं विधानसभा छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई ऑफिशियल वर्क है या पर्सनल वर्क है। तो इस प्रकार से एक विधानसभा को व्यवस्थित करने का हमने प्रयास किया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहूँगा हमने प्रयास किया कि विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन आवर है उसको डेली रेगुलेट किया। बहुत सारे कॉल अटेंशन मोशंस थे, वो लगते ही नहीं थे। हमने कॉल अटेंशन मोशन को रेगुलर किया कि कॉल अटेंशन मोशन जो है वो जो भी विपक्ष की तरफ से आया है, सत्ता पक्ष की आया है, उसके ऊपर विचार हो। और मेरा ये प्रयास रहा कि जो चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, जो सदस्य हैं उनको उचित समय मिले, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक जो समय जो है वो मिले। मैंने एक नया प्रयास किया कि जैसे क्वेश्चन जो हैं हम केवल विधानसभा के सेशन के अंदर ही पूछ सकते हैं। हमने एक व्यवस्था की कि 1 महीने के अंदर 3 प्रश्न कोई भी विधायक किसी भी डिपार्टमेंट से कर सकता है। अच्छा। और उसके अंदर हमने उसके जवाब के लिए तय किया कि 20 दिन के अंदर उस प्रश्न का उत्तर डिपार्टमेंट की तरफ से आना चाहिए। ये एक नई व्यवस्था थी जिससे जो हमारे विधायक थे उनकी जो जिज्ञासा थी या कोई क्वेश्चन था या कोई उनको जानकारी लेनी थी वो उस क्वेश्चन के माध्यम से वो ले सकते थे। इसी प्रकार से जो विधानसभा के अंदर ही हमने एक प्रयोग शुरू किया कि जो थाली है, अच्छा, थाली सिस्टम हमने शुरू किया कि लंच के समय जब विधानसभा के अंदर भोजन अवकाश होता है तो 100 रुपए के अंदर पेड थाली, जैसे आप देखते हैं लोकसभा के अंदर किसी भी सांसद ने कुछ खाना होता है वो पेड होता है,
तो हमने वो थाली की व्यवस्था की कि 100 रुपया दे करके आप अच्छा भोजन जो है वो ले सकते हैं, और जिसका उद्घाटन उस समय आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। तो उसके अलावा विधानसभा के अंदर ही बहुत सारी जो एक नई व्यवस्थाएं शुरू की। हमने जो बजट सत्र था, बजट सत्र के अंदर जो बजट पेश होता था, उस बजट के ऊपर 7 दिन के लिए बजट अवकाश जो है, 7 दिन बजट का जो सेशन हाउस नहीं लगेगा, लेकिन अलग अलग कमेटियां फॉर्म की एज पर देयर इंटरेस्ट, कि जो सारी कमेटियां उस बजट के ऊपर चर्चा करें, उनकी क्या राय है, बजट के अंदर क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, किस प्रकार से बजट को और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो एक ये नई व्यवस्था जो थी हमने विधानसभा के अंदर शुरू की है। और बहुत सारे चीज़ें जो विधानसभा के अंदर लगता था कि भी बहुत ज़रूरी हैं, उनको हमने यहाँ करने का प्रयास किया। और एक विषय हमने लिया, लेकिन जिसके अंदर शायद मैं सफल नहीं हो पाया, वो था कि विधानसभा का नया भवन बनना चाहिए। क्योंकि आज जो विधानसभा का भवन है उसकी कैपेसिटी केवल 90 सीटों की है। आने वाले 2029 के अंदर ये विधायकों की संख्या बढ़कर के 115 से 125 के बीच में हो जाएगी, और वहाँ सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। तो उस दृष्टि से नई विधानसभा बने, ये मेरा प्रयास रहा है। और उसके पश्चात अब जो नए हमारे अध्यक्ष आए हैं विधानसभा के, वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि 29 से पहले हमें नई विधानसभा मिले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुप्ता जी, एक चीज और आपने जैसे बताया कि ये सारे संस्कार आपने आरएसएस से सीखे, आरएसएस के शाखा में आप जाते थे, तो उस टाइम कैसा माहौल था? जो मैंने सुना है कि उस टाइम आरएसएस में लोग कम जाया करते थे, कई लोग तो शाखा लगाने भी नहीं देते थे, विरोध करते थे इसका, ये सही है? बहुत मुश्किलों से संघ आज जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय संगठन, सामाजिक संगठन जो है वो बनकर के उभरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत संघर्ष करना पड़ा, 3 बार संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा। सरकार जो थी वो संघ के विपरीत थी, संघ को नहीं चाहती थी। संघ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। बहुत सारे हमारे संघ के कार्यकर्ताओं को उनको जेलों में भी डाला गया। आपने देखा कि इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर जो हमारे संघ के स्वयंसेवक थे, लाखों स्वयंसेवकों को बिना कोई कारण बताए मीसा के अंदर, जेलों के अंदर डाल दिया गया, ताकि उनकी आवाज़ जो है, जो देशभक्ति की आवाज़ है, उसको दबाया जा सके। लेकिन उसके बाद जो परिणाम हुआ, 1977 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार चलेगी और जनता पार्टी की सरकार आए। तो मैं समझता हूँ कि संघ को रोकने का प्रयास, देखिए कई लोगों को संघ के बारे में जानकारी नहीं है, वो इसलिए संघ को एक कई बार एंटी नेशनल तक बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि संघ की शाखा के अंदर केवल व्यक्ति निर्माण की बात होती है, राष्ट्रभक्ति की बात होती है। राष्ट्र, देश मेरे लिए सर्वोपरि है, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो छोटी हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा जो एक मोहल्ला या यूँ कह लीजिए गांव या शहर, ये सब चीज़ें छोटी हैं। मेरा प्रदेश ये भी बहुत छोटा है, लेकिन राष्ट्र मेरे लिए सब सर्वोपरि है। यही विचारधारा जो है स्वयंसेवकों को संघ के अंदर दी जाती है। राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ साथ जो व्यक्ति निर्माण जो है, अगर व्यक्ति का निर्माण सही होगा तो राष्ट्र का निर्माण भी आगे अच्छा होगा। तो इसी भावना के साथ संघ कार्य कर रहा है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा एक सामाजिक संगठन मैं कहूँगा जो देश के अंदर कार्य कर रहा है। गुप्ता जी, बहुत कम लोगों को पता है कि आप राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे, काफी एक्टिविटी आपने की उस टाइम पे। तो उस टाइम तो आप काफी यंग होते होगे, कैसा माहौल था उस टाइम? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। उस समय देखिए, ये 1989 के अंदर राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। हर घर से एक एक ईंट लेकर के
1 रुपया लेकर के, ताकि लोगों की भावनाएं राम मंदिर के साथ जुड़ सके। इससे पहले भी बहुत आंदोलन हुए, लाखों लोगों ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन वो मंदिर नहीं बन पाया। जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ 89 के अंदर, हम भी घर घर भी गए। उसके बाद 1990 के अंदर आंदोलन हुआ, पूरे देश से राम भक्त जो थे वो राम मंदिर निर्माण के लिए निकले। और अयोध्या उस जो लोग गए उनमें मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते कह लीजिए, राम भक्त के नाते कह लीजिए कि हम भी उस आंदोलन के अंदर गए। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। अच्छा। मुलायम सिंह यादव बड़ा एक, मैं कहूँगा कि क्रूर जैसे होता है, जिस प्रकार का एक्शन उन्होंने वहाँ किया। 1990 के अंदर हम गए, अनफॉर्चुनेटली हमें टुंडला रेलवे स्टेशन के ऊपर अरेस्ट कर लिया। टुंडला रेलवे स्टेशन पर अरेस्ट करके आगरा ले गए, जहाँ हमें लगभग 10 दिन वहाँ पे जेल के अंदर रखा। अच्छा। लेकिन जो स्वयंसेवक, जो राम भक्त वहाँ उस बाबरी ढांचे के ऊपर पहुँच सकते थे, पहुँच गए। उनके ऊपर जिस प्रकार से गोलियां चला करके उनको मारा गया, उनकी लाशें, जो हमारे कोठारी बंधु, 2 बंधु थे, बंगाल से आए थे राम मंदिर निर्माण के लिए, नीचे से गोली चली और ऊपर गुंबज के ऊपर वो चढ़ गए थे, वहां से उनकी लुढ़कते हुए नीचे आए। इस प्रकार का दृश्य उस समय लोगों के अंदर खौफ, एक डर पैदा किया। और मुलायम सिंह सरकार ने, जो हमारे राम भक्त थे, उनको बहुत अत्याचार किए जेलों के अंदर। फिर दोबारा 1992 के अंदर राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ। फिर मुझे वहां जाने का अवसर मिला, कार सेवा करने का अवसर मिला। और उस जो दूसरी बार आंदोलन हुआ तो 1992 के अंदर, उस समय वो जो बाबरी ढांचा था वो ध्वस्त हुआ। स्वयंसेवकों के अंदर उत्साह था, एक जोश था, एक जुनून था कि हम अब राम मंदिर निर्माण करके ही जाएंगे। बाबरी ढांचा गिरा और उसके बाद तुरंत एक टेम्परेरी जो था वहाँ पर छोटा सा भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण करके वहाँ रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई। तो ये उसके पश्चात मिलिट्री आ गई, कर्फ्यू लग गया। उस समय राज था चौधरी कल्याण सिंह जी का। अच्छा। कल्याण सिंह जी ने जो क्रूरता मुलायम सिंह जी ने दिखाई थी, उन्होंने प्यार से जो था कार्यकर्ताओं को कहा कि आप डील कीजिए। और उसके पश्चात तुरंत कल्याण सिंह जी ने अपना त्याग पत्र जो था, सरकार का त्याग पत्र दे दी, सरकार चली गई। केवल एक सरकार नहीं, 6-7 सरकारों को, जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने बर्खास्त कर दिया। तो राम जन्मभूमि आंदोलन, और आज हमें इस बात का गर्व है और खुशी भी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भव्य राम मंदिर निर्माण का जो कार्य किया है, अयोध्या के अंदर जो भव्य राम मंदिर बना है, शायद वो देश के 140 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का प्रतीक है। जो उनके मन के अंदर एक था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, आज वो भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर हमें मिला है। और उसके दर्शन करने के लिए भी जाना, कई बार गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि भगवान राम का मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। सही बात है। और जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने किया था, ये पालमपुर का एक वहाँ का रेजोल्यूशन था, उसको मोदी जी ने पूरा किया और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आज अयोध्या में बना हुआ। बहुत अच्छा। गुप्ता जी, इतना सब कुछ हुआ, मतलब जेलों में भर दिया गया, सब कुछ किया, लेकिन आप बार बार उठ के मतलब आंदोलन के लिए जाते थे। ये राम भक्ति थी या आरएसएस का जुनून देखिए, था? मैंने कहा कि एक संघ की विचारधारा, देश के प्रति समर्पण, ये संघ के अंदर हमने सीखा है। और देश के लिए कोई भी आंदोलन हुआ, ये भी हमने राम मंदिर की राम सेतु के लिए आंदोलन हुआ, उसके अंदर भी राम सेतु के लिए एजिटेशन हुई, रेल रोको का आह्वान हुआ, हमने रेल रोकी और पकड़ करके
हमें यहाँ जेल के अंदर बंद कर दिया गया, 2 दिन अम्बाला जेल के अंदर रखा गया। तो राम सेतु भी जो लोग, ये जो विरोधी पक्ष के लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, कि ये सब काल्पनिक है, वो ये कहते थे भगवान राम भी काल्पनिक है और राम सेतु भी काल्पनिक है। लेकिन आज जो देश की जनता ने ये देखा है, और उसके बाद जो इमेजेस राम सेतु के वहाँ समुद्र के अंदर देखे गए, जो वैज्ञानिकों ने दिखाया कि राम सेतु जो था उस समय भगवान श्री राम ने जो सेतु बनाया था, वो आज उसमें समुद्र के अंदर पड़ा हुआ, डूबा हुआ है। गुप्ता जी, बहुत कम लोगों को पता है कि राम सेतु आंदोलन में आप जेल गए थे और आपने इतना सारा मतलब एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये बात, जो आज आपने स्पेशली बताई। हाँ, ये देखिए, हमने तो एक आंदोलन आह्वान था कि रेल रोको का आह्वान था, हमने रेल रोकी, लेकिन यहाँ के जो है प्रशासन था, पंचकूला का एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस थी, उन्होंने उस समय लाठीचार्ज भी किया। जो हम आगे थे उन लोगों को पकड़ करके जेल के अंदर बंद किया, शाम को तक पंचकूला जेल में रखा, उसके बाद फिर अम्बाला भेज दिया, तो हम अम्बाला चले गए। उसके बाद भगवान की कृपा से, भगवान राम की कृपा से वो हम छूट भी गए, बरी भी हो गई। बहुत अच्छा। गुप्ता जी, आपने बताया कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, एफर्ट लगाए काफी। इससे पहले जो सरकारें थी मेरे ख्याल से उस तरीके से वो नहीं ध्यान दे रही थी इस हिंदुत्व के मुद्दे पे, और बहुत कम लोगों को ये भी पता है कि आपने मोदी जी के साथ ग्राउंड लेवल पे काम किया था। वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, वो भी मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक ऐसा समय था कि हमेशा याद रहेगा। क्योंकि मोदी जी जब चंडीगढ़ में आए, वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रभारी बनकर के नियुक्त हुए थे यहाँ पर, और उनको छोड़ने के लिए हमारे उस टाइम के राष्ट्रीय महामंत्री कुशाभाऊ ठाकरे जी वो आए थे। और पहली जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो मेरे घर के ऊपर हुई थी। फर्स्ट टाइम जो दिल्ली से मोदी जी आए, मेरे घर पे आए थे। वहाँ पर पदाधिकारियों की बैठक हुई, हालांकि मैं उस समय बीमार था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आप बैठे लेटे रहिए, बैठा भी नहीं जाता था। वो बैठक हुई, और उसके पश्चात 5 साल तक जो उनका मार्गदर्शन, जो उनकी कार्यशैली, जो उनकी प्रतिबद्धता, टाइम बाउंड, हमेशा जो भी काम करते थे वो टाइम बाउंड काम करते थे। डेट शुरू करते ही कि ये इस डेट को फिनिश होगा, वो पहले तय करते थे कि आज अगर शुरू हो रहा है तो इस तारीख तक फिनिश होना है। अच्छा। तो इस प्रकार की एक जो ट्रेनिंग मैं कहूँगा, या जो उनसे हमने सीखने को मिला। अभी ये जो कंप्यूटर एज आई है, टेक्नोलॉजी आई है, उस समय पेजर हुआ करते थे, मोबाइल नहीं थे। तो लेकिन मैंने पहली बार मोबाइल जो देखा वो मोदी जी के हाथ में देखा, 1995 के अंदर। उनके पास मोबाइल था, हमारे पास तो पेजर थे। लेकिन जो उनकी टेक्नोलॉजी से जो उनका जुड़ाव है, जो टेक्नोलॉजी, जिस काम को, और जो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम आज कंप्यूटराइजेशन का या डिजिटलाइजेशन का या AI का जो जमाना आया है, इसका बड़ा श्रेय जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उन्होंने पहले खुद सीखा। और मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि आपके ऑफिस के अंदर कंप्यूटर होना चाहिए, और कंप्यूटर भी उन्होंने खुद मंगवा करके दिया कि ये कंप्यूटर आ गया, इसके ऊपर कंप्यूटर पे अपने काम करना है। तो 5 साल तक जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में हमने चंडीगढ़ के अंदर 1967 के बाद 1995 तक हमारा कभी MP नहीं बना था, ना कोई नगर निगम का पार्षद बना था, कोई नहीं बना था। 1996 का चुनाव आया। 1996 के चुनाव के अंदर पहले लोकसभा का चुनाव था, हमने वो लोकसभा का चुनाव जीता। फिर नगर निगम का चुनाव आया, फिर हमने नगर निगम का चुनाव जीता। फिर उसके पश्चात सरकार चली गई 13 महीने के बाद,
1998 के अंदर फिर चुनाव आया, फिर हमने वो चुनाव जीता। तो इस प्रकार से उनके नेतृत्व के अंदर जो उनकी कार्यशैली है, जो कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से वो उत्साहवर्धन करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो, मेरा ख्याल है 20 घंटे काम करते होंगे, रात को 12-1 बजे तक वो काम करते रहते हैं, सुबह 5 बजे होके योगा और ये सब। तो ये जो उनका लाइफस्टाइल और उनसे जो मोटिवेशन मिलती है उनकी कार्यशैली से, मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंदर हमने बहुत कुछ उनसे ग्रहण किया है। और आज अगर मेरे पास कुछ है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण वो मोदी जी का जो उनके साथ रहना, मोदी जी से सीखना, वो भी रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे एआई की आपने बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोदी जी के 2 फेवरेट चीजें हैं, एक यूथ और दूसरी टेक्नोलॉजी। तो वो दोनों लोगों से बहुत प्यार करते हैं, यूथ से कनेक्ट रहते हैं और टेक्नोलॉजी से बहुत अटैच रहते हैं। गुप्ता जी, आप हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन विधानसभा में ना अक्सर जो आम आदमी है उसको विपक्ष का हल्ला सुनाई देता है, या फिर वो पेपर उछालते हुए वो दिखता है। तो उसके अलावा क्या होता है वहां पर, कितना और चैलेंज जो आपने फेस किया? नहीं, देखिए, वो तो शायद जो लोगों को विधानसभा की कार्यशैली के बारे में नहीं पता, विधानसभा के अंदर देखिए जो सरकार चलती है, जो भी नियम बनते हैं, उन नियमों के अनुसार सरकार चलती है। और वो नियम कौन बनाता है? वो विधानसभा बनाती है। विधानसभा के अंदर बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोग, प्रतिपक्ष के लोग किसी भी इश्यू को लेकर के डिस्कशन करते हैं। बिल जो है वो विधानसभा के अंदर आता है, डिस्कशन के बाद वो बिल पास होता है। कई बार सर्वसम्मति से हो जाता है, कई बार वोटिंग से हो जाता है। लेकिन जो हमारे डेवलपमेंट के काम है, जो उसके लिए फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, बजट का आवंटन है, किस किस विभाग को कितना कितना पैसा मिलेगा, वो सारा विधानसभा के अंदर तय होता है। कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता उसको। और जब वो वहां तय हो जाता है, उसके मुताबिक फिर सरकारें काम करती हैं। तो इस दृष्टि से अभी राज्यसभा के अंदर भी जो लोग जाते हैं वो विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं वही चुनते हैं। तो इसलिए विधानसभा के ऊपर सरकार को चलाने की बड़ी जिम्मेवारी है, और विधानसभा के प्रति सरकार की जवाबदेही है। अगर कहीं जवाबदेही सरकार की है तो वो विधानसभा के अंदर है। विधानसभा की अलग अलग कमेटियां हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं, उन कमेटियों को जवाबदेह हैं कि उनके अगर डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, कितना पैसा कहाँ लगा है, उसके ऊपर एक एजी ऑडिट जनरल जो है उसकी टीम है, ऑडिट करती है कि जो फंड्स जिस विभाग को दिए गए थे उस विभाग ने उतने फंड्स खर्च किए, नहीं किए, कहाँ किए, कोई इसमें अपव्यय तो नहीं हुआ, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। अगर कहीं गलत खर्च हुआ है तो उसके ऊपर उनको संज्ञान भी लिया जाता है, उनको नोटिस भी दिया जाता है। तो विधानसभा की जो कार्रवाई है केवल हल्ला गुल्ला है ऐसा देखे आम लोगों को मिलता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, सदन का जो सम्मान है वो बना रहे। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, कई बार हमें देखने को मिलता है, लोकसभा के अंदर हमें देखने को मिला कि कुछ विपक्ष के लोग पॉलिटिकल प्रेजेंस लगवाने के लिए वहां हल्ला गुल्ला करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अगर कोई विषय है तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बैठ करके चर्चा होनी चाहिए। अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब एक कुछ जो अपोजिशन के जो लोग थे, विपक्ष के जो सांसद थे, उन्होंने अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जो मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि मैं भी खुद एक अध्यक्ष रहा हूं विधानसभा का, मेरी भी उस जो विधानसभा का चाहे अध्यक्ष है चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसकी कुछ जिम्मेवारी है। अध्यक्ष के नाते उसकी जिम्मेवारी है कि विधानसभा या लोकसभा जो है
वो ठीक ढंग से चले, नियमों के अनुसार चले। जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार जो है वो जो सांसद हैं या विधायक हैं वो अपनी बात रखें। लेकिन जब नियम टूटते हैं, संसद की या विधानसभा की मर्यादा भंग होती है, तो फिर जो अध्यक्ष है उसको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उसको फिर ऐसे लोगों को रोकने के लिए कई बार नेम भी करना पड़ता है, कई बार हाउस से बाहर भी करना पड़ता है। वो उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि संविधान के अंदर जो हाउस चलाना है वो अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। तो उस दृष्टि से उसको निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन उसको यदि कोई ये माने कि उन्होंने कोई द्वेष भाव से उनके साथ ऐसा किया, नहीं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि उन्होंने सदन को चलाना, इसलिए कुछ निर्णय हो सकता है कि दूसरे लोगों को अच्छे ना लगे हो, लेकिन अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी है तो कड़े निर्णय भी कुछ लेने पड़ते। गुप्ता जी, आज बहुत सारे लोग ना हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे और उसमें यूथ भी होंगे जो कहीं ना कहीं ऐसे बैकग्राउंड से होंगे, जैसे हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए आपको क्या सजेस्ट करेंगे, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, आने वाला युग जो है वो युवाओं का है। हमारा देश जो है वो युवा देश है। 65% आबादी युवाओं की है हमारे देश के अंदर। बहुत सारे देशों के अंदर 65-70% जो बूढ़े लोग हैं उनकी है, सीनियर सिटीजन की है। ऐसे भी बहुत सारे देश हैं। लेकिन सौभाग्य से आज हमारा देश, उसके अंदर 65% युवा है। युवाओं के अंदर एनर्जी है, युवाओं के अंदर काम करने की ताकत है, युवाओं के अंदर विजन है। और जो लोग, ऐसा है कि कुछ पिछले दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण जो राजनीति के प्रति, राजनीतिक लोगों के प्रति मन के अंदर एक ऐसी भावना आई कि ये तो बिल्कुल गलत लोग हैं, या इनके ये सब घपलेबाज हैं, घोटालेबाज हैं। उसके कारण जो युवाओं के अंदर थोड़ा राजनीति के प्रति हेट हुई है। वो कुछ लोग घृणा करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर राजनीति के अंदर युवा आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, तो राजनीति भी अच्छी हो जाएगी, राजनीति भी स्वच्छ हो जाएगी। राजनीति के अंदर स्वच्छ लोगों का आना बहुत आवश्यक है। और आज का जो युवा है वो कुछ करना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, वो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहता है। तो आज युवाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है देश के निर्माण के अंदर। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, तो उसमें युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का और जो हमारे आम आदमी है उसका बहुत बड़ा योगदान जो है उसके अंदर रहने वाला है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें की, और ये सब राजनीति के टिप्स हमें बताए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि कहाँ से आपने शुरू किया और किस लेवल तक आप पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।